Search on YouTube Agri by Manoj Sir. Subscribe and press the bell icon. अगला सवाल है हमारा, लाल विग्लन रोग रेड रोड किस फसल की मुख्य बीमारी है। लाल विग्लन रोग पूछा है, रेड रोड भी बोलते हैं, किस फसल की मुख्य बीमारी। ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी गेहूं, सी चुकंदर और डी गन्ना। बताइए जल्दी से, चना, गेहूं, चुकंदर और गन्ना। जिसने डी जवाब दिया है गन्ना बिल्कुल सही जवाब है। लाल विग्लन रोग किसकी मुख्य बीमारी है? गन्ने की मुख्य बीमारी मानी जाती है। जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें जो गन्ना होता है वो धीरे धीरे लाल पड़ना चालू हो जाता है और बीच में से सड़ जाता है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा जटिल उर्वरक है। जटिल उर्वरक पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी सिंगल सुपर फास्फेट, ऑप्शन बी सी यूरेट ऑफ पोटास और ऑप्शन डी इफ्को। जिसमें 2 से ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं वो जटिल कहलाता है। तो इफ्को सेकंड जो है, जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। इफ्को सेकंड जो है वो एक जटिल उर्वरक है, क्योंकि उसमें 2 से ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इस प्रकार के 2 से ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, एट्राजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। एट्राजीन शाकनाशी कौन सी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए, एट्राजीन शाकनाशी का उपयोग हम किस फसल में करेंगे? कपास, सोयाबीन, उड़द या मक्का। आपसे सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है वहां पर, एट्राजीन है शाकनाशी, कीटनाशी या रोगाणुनाशी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना ये शाकनाशी है, और शाकनाशी को हम क्या कहते हैं? शाकनाशी को हम खरपतवारनाशी भी कहते हैं। ध्यान रखना, खरपतवारनाशी शाकनाशी एक ही होता है। तो खरपतवारनाशी शाकनाशी का क्या होगा? इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी, मक्का। एट्राजीन का उपयोग कहाँ करते हैं? मक्के में करते हैं। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में कौन से जिले में धनिया की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। यानी राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर धनिया की खेती सर्वाधिक की जाती है। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी बारा और ऑप्शन डी झालावाड़। बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका सही जवाब? क्या दे पाएंगे आप? ए बी सी डी। जिसने डी जवाब दिया है झालावाड़ बिल्कुल सही जवाब है। जिसने डी झालावाड़ जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, जानवरों में गलघोटू रोग किससे होता है। जो जानवर होते हैं पशु, उनमें गलघोटू रोग पूछा है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी फंजाई और ऑप्शन डी शैवाल। बताइए जल्दी से, जीवाणु से, विषाणु से, फंजाई से, शैवाल से। जिसने ऑप्शन ए दिया है जीवाणु से बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कौन सी फसल को उगाने में जल भराव की आवश्यकता होती है। मतलब कौन सी फसल है जिसको उगाने के लिए खेत में पानी भरा होना चाहिए। ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी मक्का, सी गन्ना और डी कपास। जिसने सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो धान की फसल होती है, जो ऑप्शन ए जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो धान की फसल होती है उसमें हम खेत में पानी भरते हैं, पानी भरने के बाद ही हम उसमें क्या करते हैं? फसल उगाते हैं और उसकी पौध उगाई जाती है। ध्यान रखना, धान की फसल, धान को हम चावल बोलते हैं, गेहूं धान नहीं होता, चावल धान होता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, गेहूं में सिंचाई हेतु बढ़वार की मुख्य क्रांतिक अवस्था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसने बिल्कुल रजिस्टर्ड करवा रखा है कि मैं हर एग्जाम में आऊंगा, तुम क्या कर लोगे। तो ये हर एग्जाम में आता है। गेहूं में सिंचाई हेतु बढ़वार की मुख्य क्रांतिक अवस्था पूछी है। फुटान की अवस्था, शीर्ष जड़ फुटान, फूल आते समय या दूधिया अवस्था। बताइए जल्दी से। जिसने बी जवाब दिया है शीर्ष जड़ अवस्था बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं में सिंचाई हेतु बढ़वार की जो प्रमुख क्रांतिक अवस्था है वो कौन सी होगी? शीर्ष जड़ अवस्था होगी, या इसको सबसे पहली अवस्था भी कह सकते हैं। 21 दिनों की अवधि पर यह अवस्था आती है और इसमें जो पत्तियां होती हैं वो 2 से 3 पत्तियां होती है। कितनी पत्तियां होती है? 2 से 3 पत्तियां होती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि गेहूं में पौधे की 2 से 3 पत्ती अवस्था क्या कहलाएगी, तो 2 से 3 पत्ती अवस्था क्या कहलाएगी? शीर्ष जड़ अवस्था कहलाएगी। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सी फसल कम तापमान से सबसे अधिक प्रभावित होती है। यानी कम तापमान में सबसे अधिक, यानी तापमान कम हो गया तो सबसे ज्यादा उसको प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए गेहूं, बी जौ, सी चना और डी सरसों। बताइए जल्दी से, गेहूं, जौ, चना और सरसों। जिसने सी जवाब दिया है चना बिल्कुल सही जवाब है। जो चने की फसल होती है वो क्या करती है? वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। अगला सवाल है, मुर्गी की व्हाइट लैंगहॉर्न किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान बताना है आपको, ए बी सी या डी।
बिल्कुल इजी सवाल है, इटली बिल्कुल सही जवाब है। जिसने इटली जवाब दिया है बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन बताना है, बताइए कौन सा है। छोटा सा इजी सवाल है। नहरें, कुएं, नलकूप, तालाब। जिसने कुएं दिया है आंसर बिल्कुल सही जवाब है। जो सबसे प्रचलित साधन है वो कौन सा है, कुएं है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है ये। गाय के दूध का पीला रंग पूछा है। मैं बार बार बता चुका हूं आपको कई क्लास में, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। और भैंस के दूध में इसकी मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए उसका पीलापन नहीं होता है। अगला सवाल है, पर्वतीय क्षेत्रों में फल वृक्ष उगाने की अनुमोदित विधि बतानी है आपको। पर्वतीय क्षेत्रों में फसल उगाने की अनुमोदित विधि, वर्गाकार, पंचवृक्षीय, सीढ़ी नुमा या आयताकार। जिसने सी जवाब दिया है सीढ़ी नुमा बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बाग लगाने की सीढ़ी नुमा खेती अपनाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर समतल जमीन नहीं होती है। अगला सवाल है, भैंस की गर्भावधि कितने दिन की होती है, 310 दिन की होती है, सब लोग जानते हो। और गाय की पूछ ले तो 280 दिन बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, आवश्यक पोषक तत्व लोहे को कौन से वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। जो आवश्यक पोषक तत्व है पौधों के लिए, आवश्यक पोषक तत्व जो लोहा है उसको पौधे के कौन से वर्ग में वर्गीकृत किया गया है या कौन से वर्ग में रखा गया है, बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी। बताइए, बृहद, सूक्ष्म, सुधारक या उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसने ऑप्शन बी दिया है सूक्ष्म पोषक तत्व बिल्कुल सही जवाब है। जो लोहा होता है वो सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाता है। अगला है, कौन सा पोषक तत्व पौधों की वानस्पतिक वृद्धि में सहायता करता है। पौधों की वानस्पतिक वृद्धि में सहायता करने वाला बताना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम या पोटेशियम। जिसने नाइट्रोजन जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए वाला। जो वानस्पतिक वृद्धि करता है वो नाइट्रोजन कहलाता है। अगला सवाल है, जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है, अमरूद। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है, अमरूद है। पहले बता चुका हूं मैं आपको ये सवाल। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल क्या माना जाता है, अमरूद माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें पेक्टिन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसीलिए इसकी जेली सबसे अच्छी बनाई जा सकती है। अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28, देश में राजस्थान की कौन सी तिलहन फसल क्षेत्रफल व उत्पादन में प्रथम स्थान है। अब इसको इस प्रकार से समझिए, राजस्थान में या पूरे भारत में सबसे अधिक सरसों कहाँ पर उगाई जाती है। सवाल ये पूछा है, पूरे भारत में सबसे अधिक सरसों कहाँ पर उगाई जाती है। तो सबसे अधिक सरसों कहाँ पर उगाई जाती है, राजस्थान में उगाई जाती है। या पूछ ले कि राजस्थान में या देश में सबसे ज़्यादा सरसों कहाँ पर उगाई जाती है, राजस्थान में उगाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो सवाल है वो थोड़ा घुमा के पूछा गया था। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा अगर सरसों होती है तो कहाँ होती है, राजस्थान में होती है। राजस्थान में कौन सी दलहनी फसल होती है, तिलहनी फसल होती है, तो वो होगी सरसों। अगला सवाल है, कौन सा पादप हार्मोन जिबरेलिन्स के प्रति प्रतिकूल कार्य करता है। कौन सा पादप हार्मोन जिबरेलिन्स के प्रति प्रतिकूल कार्य करता है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए कुल्टार व पेक्लब्यूट्राजोल, ऑप्शन बी ऑक्सीन, सी साइटोकाइनिन और डी इथाइलिन। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी, डी। जिसने ए जवाब दिया है कुल्टार या पेक्लाब्यूट्राजोल बिल्कुल सही जवाब है। जो पेक्लोब्यूट्राजोल होता है उसका ट्रेड नेम, यानी उसको दुकान पे हम किस नाम से खरीद सकते हैं, तो दुकान पर हम उसको खरीद सकते हैं कुल्टार के नाम से, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, बरसीम फसल को उगाया जाता है। बरसीम क्या होती है, बरसीम हरे चारे वाली फसल होती है। कौन सी फसल होती है, हरे चारे वाली फसल होती है, और इसको खाने के लिए, पशुओं को खिलाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए तेल वाली है, दाल वाली है, चारा वाली है, रेशा वाली। तो बता दिया मैंने, चारा वाली है। बरसीम और जो रिचका होता है वो लगभग दोनों चाचा का लड़का है या मामा का लड़का है, दोनों भाई भाई हैं, दोनों ही हरी फसलें हैं और दोनों ही चारे के लिए उपयोग में ली जाती है। 31वां क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए किसका उपयोग करते हैं। प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए आधार बीज, ऑप्शन बी सत्य चिन्हित बीज, प्रमाणित बीज या मूल केंद्रक बीज। प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए जल्दी से, ए, बी, सी, डी। प्रमाणित बीज को हम उगाएंगे तो उसको उगाने के लिए या प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले कौन सा बीज उगाना पड़ेगा, आधार बीज उगाना पड़ेगा। जिसने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। प्रमाणित बीज को उगाने के लिए आधार बीज को उगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से WCC 75 किसकी किस्म है। WCC 75 किस्म पूछी है आपसे यहाँ पर, बताइए जल्दी से। बाजरे की, मक्का की, गेहूं की, सरसों की। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है बाजरे की बिल्कुल सही जवाब है।
WCC 75 किस्म किसकी होगी? WCC 75 किस्म मानी जाती है बाजरा फसल की, बाजरा फसल की किस्म मानी जाती है। अब एक बार और बता देता हूँ आपको, अगर भूल गए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस चलती हैं। देखो मैराथन क्लास ऐसी ही मैराथन क्लास होती है जिसमें कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, तो लाइव क्लास में बने रहिए। अगला सवाल है हमारा, गायनोडायोसियस प्रकार के पपीते में पौधे पाए जाते हैं। गायनोडायोसियस प्रकार के पपीते में पौधे पाए जाते हैं। ऑप्शन ए नर व मादा, ऑप्शन बी नर व उभयलिंगी, ऑप्शन सी मादा व उभयलिंगी और ऑप्शन डी केवल मादा। अब बताऊंगा मैं आपको गायनोडायोसियस क्या होता है। देखो गायनोडायोसियस का मतलब ये होता है कि पपीते का जो गायनोडायोसियस पौधा रहेगा उसके अंदर मादा फूल आएंगे और उभयलिंगी फूल आएंगे। कौन से फूल आएंगे? मादा फूल आएंगे और उभयलिंगी फूल आएंगे। तो ध्यान रखना गायनोडायोसियस क्या होगा? मादा और उभयलिंगी फूल होंगे। अगर ये क्लास आपको फास्ट लगती है तो आप एक काम करिएगा, जैसे ही क्लास खत्म होती है, क्लास खत्म होने के बाद में आपको क्या करना है, इधर 3 डॉट दिखाई देंगे, उस पर ओके करना। फिर उस पर ओके करोगे तो यहाँ पर स्पीड का ऑप्शन आएगा, उसमें से स्पीड आप थोड़ी सी कम कर लेना और आराम से आप सुनकर क्लास अटेंड कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, ये बता चुका हूँ मैं, गायनोडायोसिस किस में होगा? मादा और उभयलिंगी में होगा। अगला सवाल है हमारा, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व बताना है आपको। ऑप्शन ए 1.036, ऑप्शन बी 1.032, ऑप्शन सी 1.028, ऑप्शन डी 0.930। ABCD बताइए जल्दी से, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व पूछा है यहाँ पर। जिसने बी जवाब दिया है 1.032 बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। गाय के दूध का जो अपेक्षित घनत्व माना जाता है वो माना जाता है 1.032। अगला सवाल है, राजस्थान में गन्ने की बसंतकालीन बुआई का सबसे उपयुक्त समय। गन्ने को आप जानते हो, गन्ने को लगभग अलग अलग समय पर बोया जा सकता है, तो यहाँ पर पूछा है बसंतकालीन गन्ने की बुआई कब करेंगे। ऑप्शन ए जुलाई अगस्त में, ऑप्शन बी दिसंबर जनवरी में, ऑप्शन सी फरवरी मार्च में, ऑप्शन डी अक्टूबर नवंबर में। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? 35वें का जवाब बताना है आपको। जिसने जवाब दिया है फरवरी मार्च बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान में गन्ने की बसंतकालीन बुआई का उपयुक्त समय कौन सा होगा? फरवरी मार्च होगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, रोमंती पशुओं का असली आमाशय होता है। जो रोमंती पशु होते हैं, रोमंती पशु यानी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, जो उनका आमाशय होता है वो क्या कहलाता है? ओमेसस, रुमेन, रेक्टुलियम या एबोमेजम। बताइए जल्दी से, ABCD। रेबोमेजम। रोमंती पशुओं का असली आमाशय क्या होगा? 36, जिसने 36 में डी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, एबोमेजम। रोमंती पशुओं का असली आमाशय क्या कहलाता है? एबोमेजम कहलाता है। अगला सवाल है हमारा, भेड़ में प्रसव की क्रिया को क्या कहलाते हैं? भेड़ में जो प्रसव, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो उस अवस्था को बताना है आपको, क्या कहलाएगी वो अवस्था क्या कहलाएगी? जिसने बी जवाब दिया है लैम्बिंग, बिल्कुल सही जवाब है। जो भेड़ में जो प्रसव की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? भेड़ में प्रसव की क्रिया कहलाएगी लैम्बिंग। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम है। अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर बताना है आपको। अब देखिए जी, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ये गलत है, थोड़ा सा सवाल मिसप्रिंट है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपको ध्यान रखना अमेरिकन कपास क्या होती है? गोसिपियम हर्सुटम। गोसिपियम हर्सुटम, ठीक है, गोसिपियम तो यही रहेगा, पीछे लग जाएगा हर्सुटम, तो गोसिपियम हर्सुटम अमेरिकन कपास। अगला सवाल है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। कहाँ पर है? जिसने ए जवाब दिया है करनाल हरियाणा, बिल्कुल सही जवाब है। और अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पर है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है आनंद, गुजरात में, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ये सबसे पहला अनुसंधान केंद्र था। किसी भी फसल के बारे में आपसे अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है तो सबसे अगर पहला होगा तो वो कौन सा होगा? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, देखिए, अगर मूंगफली अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है तो मूंगफली अनुसंधान केंद्र तो है आपका वहाँ पर जूनागढ़, गुजरात में, और सोयाबीन पूछा जाता है तो सोयाबीन है आपका इंदौर में। सोयाबीन कहाँ पर है? इंदौर में। तो सोयाबीन पहला नहीं था, मूंगफली वाला पहला था। किसका? मूंगफली वाला पहला था, सोयाबीन वाला नहीं था, ठीक है। तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र हो जाएगा इंदौर में, मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? जूनागढ़, गुजरात में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, फिर से एक बार कहना चाहूँगा आप